हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पिछले 2 अध्यायों से इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त भी की हैं कि लोग पहले कैसे शिकार करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, धीरे-धीरे उनका विकास होना शुरू हुआ। तो इस बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं, जो है आरंभिक नगर। मतलब नगरों की पहचान कैसे कर पाए हम, उनके बारे में कैसे जाना, कैसे विकसित हुए वो, इनके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई, कैसे मिली, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। पुराने भवनों का संरक्षण। 2 बच्चे रहते हैं जो अपनी गली में क्रिकेट खेलने जा रहे होते हैं। वो उन्हें एक खंडर सा घर दिखता है, वहीं वह खेला करते थे और उससे वो भूतिया घर कहा करते थे, मतलब डरावना घर। लेकिन कुछ लोग खड़े होकर उस घर की तारीफ कर रहे थे। वे बच्चे दोनों चौंक गए कि आखिर इन लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, ये तो खंडर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग इसलिए उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर इतनी अच्छी डिज़ाइन, सुंदर नक्काशी और मतलब बहुत कुछ उसमें अच्छा था कि जिसे हमें बचा के रखना चाहिए। उन्हें अपने अपने आसपास के मंत्री से अर्चना की कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखा जाए और इसकी मरम्मत की व्यवस्था की जाए। तो इसी तरह हम जानेंगे कि हमारी पुरानी चीज़ों को कैसे संरक्षित किया गया है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं, मतलब हर एक चीज़ अपनी पीछे की कोई ना कोई कहानी तो दर्शाती ही है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, जैसा कि वो बच्चों ने सोचा था, ये तो एक खंडर है। इसी तरह इन लोगों ने भी सोचा। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब हम देखते हैं कि उन नगरों की विशेषताएं क्या थी, ऐसा उनमें क्या खास था कि उन्हें संरक्षित किया जाए। इन नगरों में से कई को तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से में बना था। इसलिए ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें अच्छी तरह से पक्की थीं। हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उस उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। और हमें कुछ स्थानों पर जैसे कि कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले, जहाँ लोग यज्ञ करते होंगे, जैसे हवन होता है शादी के टाइम पे, जो हवन होता है, जो अग्निकुंड बने रहते हैं उन्हें बोलते हैं। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। मतलब स्टोर करने वाली चीज़, स्टोर रूम बोलते हैं जिसे हम, भंडार गृह मिले। हम देख सकते हैं इस चित्र में कि कितनी सुंदर नक्काशी की गई है इस चीज़ की।
अब हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें ये किस तरह की बनाई गई थी उस टाइम पे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था ताकि कोई बाहर से कोई मेहमान वगैरह आए उनके लिए ये उपयोगी हो सके। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे, मतलब गड्ढे, जहाँ से ताकि हम साफ़ सफाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहाँ पे होल भी बनाए गए थे। मतलब उन लोगों ने सड़क और भवन निर्माण की मतलब बहुत अच्छे से योजनाबद्ध तरीके से उन्हें बनाया था। अब हम बात करते हैं नगरीय जीवन की। उस टाइम की नगर जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, जो हमें ज्ञात नहीं हो पाई, मिल नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते होंगे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनाए गए कई खिलौने भी मिले, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे खेलते होंगे मिट्टी के खिलौने से। मतलब इन नगरों में बहुत से शिल्पकार रहते होंगे जो भवनों की डिज़ाइनें करते होंगे, कुछ अच्छी वस्तुएं बनाते होंगे डिज़ाइनें करने वाले, और उन लोगों ने खिलौने भी बनाए बच्चों के लिए। तो ये सब भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हम ये सड़कें बनी हुई, ये कुआं देख सकते हैं और ये हम कुछ खिलौने भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नगर और नए शिल्प की। उससे पहले हम जानेंगे कि ये ऊपर पत्थर के बांट देखते हैं हमें ऐसे कि ये रखें, ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया होगा। इससे हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी नक्काशी वो लोग जानते थे। इन्हें हम जो कोई चीज़ तौलने के लिए यूज़ करते हैं ना, शायद वो होंगी। करते हैं बात नगर और नए शिल्प की। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई कुछ वस्तुएं, जैसे कि पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई होंगी। मतलब सोने और चांदी से तो जेवर बनते हैं जिन्हें गहने कहते हैं। तांबे, कांसे, शंख से भी बहुत सी चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। ये मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के वांट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और हम जैसे कि ये पेंटिंग देख सकते हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये शॉल ओढ़े हुए हैं, जो कितनी अच्छी डिज़ाइन है। इससे हमें पता चलता है कि पहले के लोग कितने कलाकारी थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है।
मतलब जिससे बहुत अच्छी जानकारी हो उस चीज़ के बारे में, उसे हम विशेषज्ञ कह सकते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये फेयांस की बात करते हैं, ये क्या है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चीज़ों से फिर हम जैसे फेयांस के से मन की चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन, बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं इससे। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज कैसे हुई, कहाँ से हुई। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, आखिर अच्छा हम कच्चा माल किन्हें कह सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बनी बनाई ना हो, उसे बनाने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी होती होगी। जैसे कोई चीज़ पेड़ों से प्राप्त हुई, कोई खेतों से, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। जो हमें प्राकृतिक रूप से भी मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आयास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते हों। वह बहुमूल्य पत्थरों और पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। अब हम बात करते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के बारे में। वह भोजन कहाँ से प्राप्त करते होंगे। और गांव में लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि पहले ज़्यादा गेहूँ, जौ और चावलों का ही उत्पादन हुआ था स्टार्टिंग में, और वह धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर थे और धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों की वे यूज़ भी करने लगे थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हल मतलब खेतों में जो गांव में लोग जुताई करते हैं उन हलों से की जाती थी, पहले के लोग उससे करते थे। लेकिन अब तो ट्रैक्टरों से की जाने लगी। हल के आकार के हमें खिलौने भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है इनके बारे में। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। इस तरीके से वे अपने भोजन का काम चलाते थे। जैसे कि हम ये देख सकते हैं खिलौना जो जिसे हल कहते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीर नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं।
इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों से खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष था क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह के कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, जिन्हें हम कह सकते हैं, मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था जहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं हमें। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी जानकारी, जो मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये क्या होता है। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जैसे कि हम कोई पार्सल मंगाते हैं, बाहर से पार्सल आता है हमारा, तो वो कैसे पैक होके आता है, लेकिन पहले तो ये सब चलता नहीं होगा, तो वह इस तरीके से अपनी पैकिंग का काम करते ताकि कोई बीच रास्ते में उसका इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए ये सब प्रक्रिया करनी पड़ती थी इनके लिए। अब हम बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य के बारे में, इसका अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी इसलिए उन लोगों ने, और जंगलों का विनाश भी हो गया होगा इसलिए वहाँ से लोग चले गए होंगे, हो सकता है ये कारण भी। और ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। हो सकता है ये कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। बहुत से कारण हो सकते हैं। इन चीज़ों का अंत होने का कारण बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का क्षण बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो आज हमने इस अध्याय में बहुत कुछ जाना कि स्टार्टिंग से हमने देखा कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और उनका विकास कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता गया। उन्होंने नगर की भी खोज प्राप्त हुई हमें। इससे हमें पता चलता है कि पहले कितनी अच्छी नक्काशी की गई होगी, कितने अच्छे महल बनाए गए होंगे। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों की खोज भी मिली हमें। आज हमने इस अध्याय में कुछ उपयोगी शब्द यूज़ किए हैं, जैसे कि नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो यहाँ अध्याय समाप्त होता है।